नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी शिक्षक साथियों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आशीष, सहायक अध्यापक, आप सभी को उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो कि 1894 पदों पर भर्ती होनी है कि मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आप एलिमिनेशन रूट से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करके 120 प्लस नंबर लाकर उत्तर प्रदेश में शिक्षक बन सकते हैं दोस्तों। और इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो प्रश्न आते हैं सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करें। बिना सिलेबस के आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी आयोग ने सिलेबस दिया है उसी के अनुसार हमको प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे प्रथम प्रश्न में आपको 50 प्रश्न आएंगे और जो आपका भाषा का है उसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप एलिमिनेशन रूल से इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं तथा 120 प्लस नंबर लाकर आप भी शिक्षक बने और छात्रों को अच्छी तरीके से पढ़ाएं, जिससे अपने देश भारत की साक्षरता को और आगे ले जाएं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके सिलेबस में जो कि पेपर फर्स्ट का है क्या क्या आएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या आएगा। भर्ती जो कि परीक्षा हेतु निम्नवत पाठ्यक्रम आपको निर्धारित किया गया है। इसमें आपका पहला आएगा सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे, समसामयिक घटनाएं होंगी जो कि करंट अफेयर से संबंधित हैं, और तार्किक ज्ञान आएगा जो कि रीजनिंग प्रश्नों से संबंधित है। देखते हैं क्या है कि आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। दोस्तों, राष्ट्रीय मतलब आपका भारत से रिलेटेड हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जिसमें आपका विदेशी जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना से इस समय कौन सा समझौता हो रहा है या विवाद हो रहा है, अभी जो डोकलाम युद्ध हुआ था, अभी जो कारगिल के बाद में जो एलओसी बॉर्डर है उससे संबंधित, लद्दाख में पोंगयांग झील को लेकर हुआ था विवाद, अभी कोविड-19 से लेकर संबंधित कुछ करंट का मुद्दा है उससे क्वेश्चन आ सकता है, अभी अमेरिका में जो कि 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, उससे संबंधित इसी टाइप का समसामयिक घटनाएं होती हैं। दोस्तों, बजट अभी पेश हुआ है उस पर भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे ही समसामयिक घटनाएं के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान का आएगा और तार्किक ज्ञान जो कि रीजनिंग से संबंधित है। अगला देखते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं और राष्ट्रीय स्तर का कहेगा। जैसे भारत में एक पूरा राष्ट्रीय कदम क्या होगा, इसमें खेल कूद पुस्तक से संबंधित आएगा, और इसमें राज्य से संबंधित कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना, तमिलनाडु में कौन सी योजना लागू की गई है, अभी हाल में कौन से खेल कहाँ हुए हैं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने हैं, ओलंपिक कहाँ होने हैं, फुटबॉल कहाँ होने हैं, इससे संबंधित खेल आएगा। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाए तो आपको जो भी 10 से 12 करंट के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपके 8-9 प्रश्न तो आराम से सही हो जाएंगे। 1-2 प्रश्न के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी 8-9 तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे आपको। अगला देखते हैं कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, इसमें इतिहास में 3 पार्ट होते हैं, जैसे एक प्राचीन इतिहास हो गया, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। इसमें कहा गया कि भारत का इतिहास मतलब सभी इतिहास रहेंगे, मतलब प्राचीन भी रहेगा, आपका मध्यकालीन भी रहेगा, आपका आधुनिक इतिहास भी रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और दे दिया है कि एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब ये एक पार्ट में इसमें पूरा क्वेश्चन आएगा और ये अलग से ये भी आएगा। जैसे 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं तो समझ लीजिए कि आपका 6 से 7 क्वेश्चन तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आने हैं, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन आपके भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से आएंगे। इसमें 2 मान लीजिए प्राचीन से और 2 मान लीजिए मेडुअल से। तो आपका 6 से 7 क्वेश्चन आधुनिक भारत से आने हैं। तो समझ लीजिए आपको आधुनिक भारत जो कि राष्ट्रीय आंदोलन है, आपको 1885 से लेकर 1947 तक, इसमें आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन बनेगा आपका जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से लेके 1885 तक, 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह आप एलिमिनेशन रूट यानी कि ब्रेक द मास सिलेबस के रूल से पढ़ेंगे तो ही आप क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, नहीं तो ऐसे आप दोस्तों भटकते रहेंगे। इतना ब्रॉड सिलेबस है कि 2 महीने में आपको पता ही होगा कि 11 अप्रैल को आपकी परीक्षा है दोस्तों। तो इतनी जल्दी आप नहीं तैयार कर पाएंगे जब तक कि ब्रेक द मास के रूल से सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे। अगला देखते हैं क्या है।
भारत का भूगोल। अब देखिए इसमें सिर्फ एक लाइन लिख दिया कि भारत का भूगोल, यानी कि आपका विश्व से रिलेटेड नहीं आएगा, तो विश्व को आप नहीं पढ़ना है, सिर्फ भारत से रिलेटेड, जैसे वहाँ की मृदा हो गई, वहाँ की जलवायु हो गई, मौसम हो गया, इसमें कौन सी झील है, कौन से तालाब है, कौन सी नदियाँ हैं, किस नदी पे कौन सा बांध बनना है, इस तरह का जो भूगोल से प्रश्न है भारत से रिलेटेड है, आपको विश्व नहीं पढ़ना है। और लोग क्या करते हैं कि भटक जाते हैं, भूगोल देख लिए तो कहेंगे कि सिलेबस देखे ही नहीं, कहेंगे भूगोल आएगा, तो भूगोल में अपना विश्व वर्ल्ड का उठा लिए, उसके बाद फिर अपना इंडियन का उठा लिए। इसमें लिखा है कि सिर्फ भारत का भूगोल। अगला देखते हैं, भारतीय राजनीतिक एवं शासन संविधान राजनीतिक व्यवस्था। इसमें आएगा कि भारत की राजनीति शासन संबंधी, जो कि संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था है, और पंचायती राज व्यवस्था और लोक नीति आधिकारिक प्रकरण, इससे रिलेटेड आएगा। इसका मतलब समझ लीजिए 10 से 12 जो क्वेश्चन आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन तो आपकी पंचायती राज व्यवस्था से होगी, और 3 से 4 क्वेश्चन तो आपका अनुच्छेद 1 से लेके 50 तक अनुच्छेद आप पढ़ लेंगे, तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से पढ़ जाएगा। बाकी आपका कुछ राष्ट्रपति इसमें है, और संविधान संशोधन से 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऐसे ही ब्रेक द मास के रूल से आप सिलेबस को ब्रेक करेंगे, तभी आप अच्छे नंबर ला सकेंगे। अगला देखते हैं क्या आएगा, आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको करना है। तो इसको देखते हैं क्या है, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि और अंतर्वृष्ट, और इसमें आएंगे जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव जो क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब समझ लीजिए आर्थिकी आएगा आपका, जो कि इकोनॉमिक संबंधी, सामाजिक विकास आपका जैसे मानव सूचकांक विकास कैसा है, गरीबी में भारत की कौन सी मतलब रैंक पे है भारत में इस समय, जैसे अभी 2019 पे 103 नंबर पे था। सांख्यिकी आएगा, मतलब जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव जो कि अभी योजनाएं जो भारत में लागू हो रही हैं उससे संबंधित आएगा। तो समझ लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन गरीबी से, 2 क्वेश्चन जनसंख्या से, 3 क्वेश्चन सामाजिक क्षेत्र और इनोवेटिव से, कुल 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ही आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो पाएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकीय संबंध जो संबंधी सामान्य विषय, यानी कि पर्यावरण संबंधी जो कि हमारे आसपास के घटित हो रहे हैं, कौन सा वन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सी पर्यावरण नीति लागू की गई है, वायु प्रदूषण कैसा है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत में जो छेद हो रही है उसको कैसे भरपाई की जाए, इस संबंधित जो है पर्यावरण परिस्थिति संबंधी सामान्य ज्ञान आएंगे। और जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, जो कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। जैव विविधता से 3 क्वेश्चन मान लीजिए आएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन पर्यावरण से। तो आपका मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन इससे भी आनी है। अगला देखते हैं, सामान्य विज्ञान है। तो विज्ञान में आपका 3 पार्ट है, मान लीजिए चलिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो 2 क्वेश्चन आप फिजिक्स मान लीजिए, 2 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री से, और 6 से 7 बायोलॉजी। दोस्तों बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लोग क्या करेंगे, जिसका फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स पूरा उठान के इंटर तक का पढ़ने लगेंगे, वहाँ दिया एक सिलेबस, स्नातक तक का सिलेबस आएगा, स्नातक तक का, तो लोग स्नातक तक का अपना पढ़ने लगेंगे। लेकिन नहीं, आपको सामान्य विज्ञान यहाँ दिया है, आपको हाई स्कूल से लेकर नीचे तक का पढ़ना है, ना कि इंटर फिर ग्रेजुएशन वहाँ तक नहीं पढ़ना, उसको भाषा में पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ आपको जो व्यवहारिक जीवन में जो उपयोग हो रही है, जैसे फिटकरी का यूज कहाँ करते हैं, हम कौन सा अम्ल काम में, जैसे पीएच मान, नींबू का पीएच मान कितना होता है, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो सामान्य विज्ञान में है। जैसे प्रकाश में हुआ तो उत्तल दर्पण का कहाँ प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का कहाँ प्रयोग करते हैं, दाढ़ी बनाते समय कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो या मिरर यूज करते हैं, उससे क्वेश्चन आता है। अगला देखते हैं, इसमें पूछा है कि इससे एक क्वेश्चन रीजनिंग से भी सिलेबस डाल दिया है कि इसमें क्या कौन कौन सी चाहिए, जैसे एनोलॉजी आ जाएगा आपका, असर्शन एंड रीजन आपका आ जाएगा, बाइनरी लॉजिक आ जाएगी, इसको आपको कंप्यूटर में पढ़ना पड़ेगा, और आपका क्लासिफिकेशन आ जाएगा, विभिन्नता, एनोलॉजी माने सादृश्यता आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए एनोलॉजी हो गया, एक क्वेश्चन आपका असर्शन से हो गया, एक क्वेश्चन लॉजिक यूनिट से हो गई, और क्लासिफिकेशन से हो गया, और क्लॉक एंड कैलेंडर से 2 क्वेश्चन मान लीजिए, और कोडिंग इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन मान लीजिए। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आनी है, और ये बेहद आसान आएगा, इसमें ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे 2 सेकंड आप लगेगा फट से रीजनिंग को ट्रिक से ही सॉल्व कर देंगे, जो कि
अच्छे से आप रिवीजन करके जाइए इसको। और जैसे ही एग्ज़ाम में जाएंगे देखेंगे पहला क्वेश्चन, जो भी दोस्त रीजनिंग से डर रहे हैं, पहला आप जैसे ही पेपर पाएंगे उसे आप ढूंढेंगे कि रीजनिंग का प्रश्न कहाँ है, पहले मैं रीजनिंग के प्रश्न को हल करूँगा। और इसमें जो है जब आप देखेंगे तो आप 2-3 सेकंड में ही देखते ही आपको रीजनिंग सॉल्व कर देंगे। तो ये था दोस्तों, कुछ आपसे चर्चा करनी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें। और जिन मित्रों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो उनको भी प्राप्त होती रहेगी दोस्तों। तो जितने भी हमारे अब शुरू होंगे मॉक टेस्ट, उसको आप देखते रहिएगा और प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह, जितने भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट उसको आप अच्छी तरह लगाइएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।